गाउस का नियम चालू करा देते हैं भाई, है ना, उससे होगा अब चालू। हाँ जी भाई, गाउस का नियम पहले आते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान है उस पृष्ठ में निहित कुल आवेश तथा माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत, निर्गत का मतलब बाहर जाने वाला फ्लक्स है ना, निवेशी नहीं, निर्गत कुल फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में निहित कुल आवेश तथा माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो अपन ये लिख सकते हैं इसको, कुल फ्लक्स पाई ई हो जाएगा, समाकलन कर देंगे, ई वेक्टर डॉट ds, ये राउंड लगा दिया। ये राउंड किसको शो करता है? पृष्ठ बंद होना चाहिए अपने पास। कैसा पृष्ठ होना चाहिए? बंद पृष्ठ होना चाहिए। खुले पृष्ठ और बंद पृष्ठों में बता ही दिया था अंतर, इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये आ गया इसका मान, कुल आवेश तथा माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यही चीज अगर निर्वात के लिए ज्ञात करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? निर्वात के लिए फाई ई वेक्टर डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन किसके इक्वल हो जाएगा? एप्सिलॉन जीरो के इक्वल हो जाता है। आ गया समझ में अपने पास? ये गाउस का नियम है। अब अपन चलते हैं एक दो चीजें मैं बता देता हूं। सबसे पहले मान लो यदि फाई ई बराबर 0 हो, कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, और उससे निर्गत कुल फ्लक्स जो है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अगर फ्लक्स 0 है तो क्या निष्कर्ष निकलेगा बताओ? 0 बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, और सिग्मा क्यू किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? तो कई बार ये पूछा जाता है कि किसी पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान 0 है, क्या इससे यह तात्पर्य है कि उस पृष्ठ में कोई आवेश उपस्थित नहीं है? तो इसका आंसर यह है कि उस पृष्ठ में कोई आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दोनों ही चीजें हैं भाई। उस पृष्ठ में कोई आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि हाँ 0 होगा तो फ्लक्स भी किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन आवेश के होते हुए भी नेट फ्लक्स 0 हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो एक बार, जैसे ये माइनस क्यों है, ये प्लस क्यों है। कुल आवेश लेते हैं गाउस के नियम में, तो कुल आवेश किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। अगर ये 0 होगा तो फ्लक्स भी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि गाउस के नियम में कुल आवेश का मान 0 होगा। इट मीन्स उसके अंदर आवेश उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कोई जरूरी नहीं है भाई नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर होगा आवेश तो जितना धनावेश होगा उतना ही क्या होगा? फिर ऋणावेश भी होगा। तो ये द्विध्रुव बन गया कि नहीं बन गया? देख लो, ये माइनस क्यों और ये क्या हो गया? प्लस क्यों। तो कई बार पूछा भी जाता है कि यदि किसी पृष्ठ के अंदर, यदि किसी पृष्ठ के अंदर द्विध्रुव उपस्थित है तो नेट निर्गत फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाता है। तो द्विध्रुव अगर 1 है तो भी नेट फ्लक्स 0 लिखना है, अगर 2 है तो भी नेट फ्लक्स अपने पास किसके बराबर लिखना है? 0 के बराबर ही लिखना है। ये ध्यान रखना भाई। अरे लकी,
ऑडियो बंद कर भाई तू। लकी भाई आवाज म्यूट कर दे भाई तू। चलो जी भाई, तो ये आ गया समझ में। द्विध्रुव अगर उपस्थित है तो नेट फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाता है। तो ये गाउस का नियम से अपने पास पता चली गया। आगे अपन चलते हैं, इसमें गाउस के नियम की कुछ विशेषताएं हैं वो मैं बता देता हूं। रिकॉर्डिंग चल रही है। के नियम की विशेषताएं देखो भाई, पहली विशेषता, गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठों के लिए ही लागू होता है, खुले पृष्ठों के लिए गाउस का नियम लागू होना संभव नहीं है, केवल बंद पृष्ठों के लिए एप्लीकेबल होता है। अब बंद पृष्ठ कौन कौन से होते हैं, जैसे कमरा हो गया तो घन हो जाएगा या घनाभ हो जाएगा अपने पास। उसके बाद में बेलनाकार पृष्ठ भी हो सकते हैं। उसके बाद में स्फेरिकल मतलब गोलाकार पृष्ठ भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। फ्लक्स तो पढ़ा दिया था ना तुम लोगों को, फ्लक्स नहीं पढ़ाया था क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं है भाई। फ्लक्स जो है मैं पढ़ाना भूल गया था, वो इंग्लिश मीडियम के हिसाब से चल लिए थे अपन। फ्लक्स बता दूंगा अभी, है ना, एक बार दोबारा रिमाइंड करा दूंगा। चलो पहले फ्लक्स ही पढ़ा देता हूँ, बस एक इतना सा याद रख लो तुम तो। पहले विद्युत फ्लक्स पढ़ा देता हूँ तुमको, अदरवाइज ये गाउस के नियम की विशेषताएं समझ में नहीं आएगी। बोला तो करो, तो नहीं पढ़ाया तो। आवेश वितरण पढ़ाए थे कि तीनों बस? अच्छा चलो विद्युत फ्लक्स पढ़ाते हैं भाई पहले, बाद में अपन चलेंगे। विद्युत फ्लक्स फाई से दर्शाते हैं, इसके नीचे ई लिखते हैं। कारण ये बता देता हूं ई क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक चुंबकीय फ्लक्स भी होगा और एक विद्युत फ्लक्स है। विद्युत फ्लक्स के लिए ई लिख देंगे, चुंबकीय फ्लक्स के लिए बी लिखा जाता है। बी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को शो करता है और ई जो है वो विद्युत क्षेत्र को शो करता है। अब आते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। फ्लक्स शब्द जो है वो फ्लो से बना है भाई। किससे बना है? फ्लो। फ्लो मतलब बहना अपने पास, ठीक है ना। तो आते हैं कि इसकी डेफिनेशन मतलब परिभाषा क्या है। शुरुआत है अपने पास कि किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स के बराबर होती है। ये जो परिभाषा है थ्योरी वाली परिभाषा है, थ्योरेटिकल परिभाषा है। तो दूसरी परिभाषा है कि किसी विद्युत पृष्ठ के लिए, किसी पृष्ठ के लिए, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे हुए पृष्ठ के लिए भी ले सकते हो। किसी विद्युत क्षेत्र में रखे हुए पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा सदिश क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा सदिश क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल किसके बराबर होता है? विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। फाई से लिखते हैं, पृष्ठ अगर छोटा है तो डी फाई से लिखा जाएगा भाई। पृष्ठ अगर छोटा है तो किससे लिखा जाएगा? वो डी फाई से। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सदिश क्षेत्रफल, इनका अदिश गुणनफल किसके बराबर हो जाता है? विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। एक सेकेंड, एक वेटिंग में है, कौन है? चलो अब अपन चलते हैं पहले मात्रक, न्यूटन प्रति कूलाम ये मीटर स्क्वायर। एक मात्रक तो ये हो जाएगा इसका। दूसरा मात्रक अपन चलते हैं, वोल्ट प्रति मीटर होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक, तो मीटर स्क्वायर वोल्ट इनटू मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा अपने पास। आ गया होगा ये भी समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन चले इसमें आगे बढ़े। देखो
अब सवाल उठता है कि ये क्षेत्रफल सदिश राशि है या अदिश राशि है ना। 11th क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ा है, क्षेत्रफल को सदिश मानते हैं या अदिश मानते हैं? क्या मानते हैं? सदिश मानते हैं। अच्छा, और होती क्या है? अदिश। देखो भाई, वैसे क्षेत्रफल जो है ना अदिश राशि है। क्षेत्रफल क्या है वैसे? अदिश राशि है। हाँ भाई सही है विवेक, विनोद, सॉरी विनोद ने सही आंसर दिया है। क्षेत्रफल को अदिश ही मान, अदिश होती है, परंतु अगर पृष्ठ बहुत ही छोटा है, पृष्ठ बहुत ही छोटा है, तो उस स्थिति में क्षेत्रफल को सदिश राशि मान लिया जाता है। पर याद रखना, केवल सदिश तभी माना जाएगा जब पृष्ठ बहुत ही छोटा है। बड़े पृष्ठों के लिए ये चीज लागू नहीं है बिल्कुल भी, छोटे पृष्ठों के लिए ही लागू है, या छोटे क्षेत्रफल के लिए, छोटे अल्पांश के लिए ही लागू है, बड़े के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब आते हैं कि अगर क्षेत्रफल को सदिश राशि मानते हो तो फिर उसकी दिशा किधर होगी, है ना। क्षेत्रफल की दिशा के लिए नियम बता देता हूं। ये पृष्ठ है, तो जब भी अपने को, ये सदिश क्षेत्रफल कहलाता है भाई, डी एस के ऊपर वेक्टर सदिश क्षेत्रफल कहते हैं, या डी ए के ऊपर वेक्टर, या ए के ऊपर वेक्टर, तो उसको सदिश क्षेत्रफल कहा जाता है। अब आते हैं कि सदिश क्षेत्रफल की दिशा किधर होती है। तो एक ही नियम याद रखो इसके लिए, सदिश क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर। सदिश क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी? पृष्ठ के तल के लंबवत। तो डी एस की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। अब बाहर की ओर कैसे होती है, मैं सारी चीजें बता देता हूं। एक पृष्ठ तो जैसे आयत या वर्ग ले लो, तो मेरा हाथ ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके सदिश क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर, तो ऊपर की ओर, या फिर किधर हो जाएगी? नीचे की ओर। और अगर यही हाथ तुम्हारी तरफ यूं है तो फिर इधर, और या पीछे की ओर। आ गया वर्ग और आयत में, तो समझ में किधर होगा। उसके बाद में आ जाते हैं सेकंड नंबर, अपन ले लेते हैं कमरा ले लेते हैं। तो कमरे का मतलब घन या घनाभ हो गया। कमरे में या घन में कितने पृष्ठ होते हैं? कितने पृष्ठ होते हैं? 6। 4 तो दीवारें होती है, एक छत होती है और एक फर्श होता है जिस पर अपन बैठते हैं। तो 6 फलक हो गए कि नहीं हो गए? फलक भी बोलते हैं, पृष्ठ भी बोलते हैं, तो 6 पृष्ठ हो गए। 6 पृष्ठों का सदिश क्षेत्रफल अलग अलग दिशाओं में होता है भाई, सबका अलग अलग दिशाओं में। कैसे अलग अलग दिशाओं में होता है? सबसे पहले जैसे छत का ही ले लेते हैं। अब मान लो जिस कमरे में पढ़ा रहा हूँ, या जिस कमरे में तुम बैठकर पढ़ रहे हो, अब कोई एबला ये मत बोल देना कि मैं तो बाहर बैठ के पढ़ रहा हूँ धूप में, तो तेरे लिए लागू नहीं है। ये कमरे में बैठे हैं उनके लिए ही लागू है। जैसे अपन कमरे में बैठे हुए हैं, तो छत का क्षेत्रफल ऊपर की ओर होगा भाई, क्योंकि सतह के लंबवत बाहर की ओर, तो ऊपर की ओर चला जाएगा। फर्श का क्षेत्रफल किधर होगा? नीचे की ओर हो जाएगा। जैसे ये मेरे पीछे दीवार है, इसका क्षेत्रफल किधर हो जाएगा? पीछे वाले कमरे में हो जाएगा। अगर मेरे लेफ्ट साइड में दीवार है, उसका क्षेत्रफल इधर बाहर की ओर हो जाएगा। राइट में जो दीवार है उसका राइट में बाहर की ओर हो जाएगा, और जो सामने दीवार है उसका सामने बाहर की ओर। तो सदिश क्षेत्रफल समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है मामला? आगे बढ़े अपन। नेक्स्ट अपन चलते हैं, किताब दे दे, कॉपी दे दे, कॉपी कॉपी। ये बेलनाकार पृष्ठ हो गया। ये क्या हो गया? ये बेलनाकार पृष्ठ हो गया। कैसा पृष्ठ है? बेलनाकार है। बेलनाकार पृष्ठ में 3 भाग होते हैं भाई अपने पास। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कैसे? ये वृत्ताकार भाग हो गया, दिख रहा है। फिर ये दूसरा वृत्ताकार भाग हो गया, और ये कौन सा भाग है? बेलनाकार भाग भी कहते हैं और वक्राकार भाग भी कहते हैं। बेलनाकार है या वक्राकार? वक्राकार का मतलब मुड़ा हुआ भाग है। अब इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल किधर होगा? इसके तल के लंबवत बाहर की ओर, तो ऊपर की ओर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। इसका किधर हो जाएगा? नीचे की ओर हो जाएगा। और इसका बाहर तो किधर बाहर? इसमें हर तरफ अलग अलग बिंदु के लिए अलग अलग आएगा। कैसे? जैसे कोई लड़का कहे कि भाई मैं इस बिंदु के लिए ज्ञात करना चाहता हूं, तो इधर होगा। कोई कहे कि यहाँ ज्ञात करना चाहता हूं, तो इधर हो जाएगा।
यहाँ ज्ञात करोगे तो इधर, इधर ज्ञात करोगे तो पीछे की तरफ। तो बेलनाकार पृष्ठ में सदिश क्षेत्रफल की दिशा हर बिंदु के लिए अलग अलग हो जाएगी, हर बिंदु के लिए क्या हो जाएगी, अलग अलग, और बाहर की ओर हो जाती है। हाँ भाई, तो आ गया समझ में अपने पास कैसे कैसे होता है सारा का सारा। ठीक है, अब अपन चलते हैं, ये बात तो इसकी हो गई। नेक्स्ट अपन चलते हैं वृत्त, स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब गोलाकार पृष्ठ, है ना। गोलाकार पृष्ठ में यूं लेते हैं, ये गोला हो गया। अब जैसे इसमें यहां पर क्षेत्रफल है, तो इस बिंदु का सदिश क्षेत्रफल इधर होगा, आगे नहीं होगा। अगर यहां पर बिंदु है तो इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा। तो गोले में किधर हो जाएगा, अब ये बता दो। सब तरफ अलग अलग हो जाएगा, आगे नहीं हो जाएगा। सब तरफ किधर हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाता है। तो जैसे ये गोला है, तो इसमें सदिश क्षेत्रफल की दिशा हर बिंदु के लिए अलग अलग हो जाता है। क्लियर है मामला। अरे प्रियंका तू क्या मैसेज कर रही है इसमें, ये तो ये सब तरफ अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। एक चीज और बता देता हूं, जैसे कोई गोला है, उसको अपन ने धनावेशित कर दिया, तो संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर वितरित हो जाएगा। धनावेश में विद्युत क्षेत्र किधर हो जाएगा, बाहर की ओर, और सदिश क्षेत्रफल भी किधर है, तो ये विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर, सदिश क्षेत्रफल भी बाहर की ओर। तो ई और डीएस के मध्य कोण कितना डिग्री का होगा, ई और डीएस के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, कौन बताएगा भाई। 0 डिग्री। विनोद वेरी गुड। ई और डीएस दोनों एक ही दिशा में है कि नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। हाँ भाई, दिव्या ने भी सही बताया यार, मनोज, महिमा, इन्होंने सबने सही बताया आंसर। अब एक अपन दूसरा गोला ले लेते हैं, वो ऋणावेशित है, ठीक है ना। ठीक, और अब ऋणावेशित है तो विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर हो जाएगा, क्षेत्रफल बाहर की ओर हो जाएगा। उस केस में ई और डीएस के बीच में कोण कितने डिग्री के बराबर होगा। अगर गोला ऋणावेशित है तो उस केस में विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री। दिव्या ने सही आंसर दिया है भाई, वेरी गुड। 180 डिग्री का कोण हो जाएगा। कैसे, ये तो डीएस हो जाएगा, ई इनसाइड में आएगा कि नहीं आएगा ऋणावेश है, तो ई और डीएस के मध्य कोण किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो सदिश क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से समझ में आ गया। सीधा एक ही तरीका याद रखना है कि सदिश क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है, और हर बिंदु के लिए अलग अलग दिशा में हो सकती है। समतल प्रश्नों के लिए एक ही दिशा में होती है। कैसे, ये हाथ है मेरा, तो अब इस पर यहां पर भी इधर, यहां पर भी इधर, यहां पर भी इधर, तो समतल प्लेन पृष्ठ में तो एक ही साइड में हो सकती है, पर अगर मुड़ा हुआ पृष्ठ है तो फिर अलग अलग बिंदुओं पर क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाती है। ये इतना इसलिए बताया है कि इसके बेस पे पूरा चैप्टर आगे बढ़ेगा, सदिश क्षेत्रफल के बेस पे ही, इसलिए इतना गाना गाया है आप तुम्हारे सामने। ठीक है, और कोई दिक्कत हो भाई इस चैप्टर में तो पूछ लेना। और फ्राइडे को टेस्ट है भाई तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर का, शुक्रवार को पहले चैप्टर का टेस्ट है। अपनी जब क्लास चलती है उसी समय तुम्हारा टेस्ट रहेगा। क्लियर है, चलो तो ये बात हो गई, यहां तक पहुंच गए थे अपन। मोहित कुमावत कर दिया बंद। हाँ, इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस और कोस थीटा हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अब कंडीशन ले रहा हूं मैं, फर्स्ट थीटा बराबर कितना हो, 0 होने पर, तो ई व डी एस एक ही दिशा में है भाई, यहाँ पर क्या है, एक ही दिशा में होने पर, ई और डी एस एक ही दिशा में है, तो उस केस में डी फाई ई बराबर
ई डी एस कोस 0, कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, ई डी एस हो जाएगा। आ गया समझ में फ्लक्स का मान। सेकंड नंबर अपन अब चले, थीटा बराबर कितना हो 90 डिग्री। ई परपेंडिकुलर टू डी एस होगा, ई और डी एस एक दूसरे के से कितने कोण पर हो जाएंगे, 90 डिग्री के कोण पर हो जाएंगे। तो चलो जी भाई देखो, इस केस में डी फाइव ई डी एस कोस 90, कोस 90 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद में अपन चलें तीसरा पॉइंट पे, थीटा बराबर 180 डिग्री पर ई व डी एस विपरीत दिशा में होंगे भाई। कौन सी दिशा में होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। तो अपन ये लिख सकते हैं डी फाइव ई बराबर ई डी एस कोस 180, कोस 180 का मान -1, तो माइनस ई डी एस। अब देखो फ्लक्स ऋणात्मक है, यहाँ पर फ्लक्स धनात्मक है, और यहाँ पर फ्लक्स किसके बराबर है, 0 के बराबर है। फ्लक्स धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अब धनात्मक और ऋणात्मक का पता कब चलेगा, देखो अगर किसी पृष्ठ से बाहर फ्लक्स जा रहा है तो धनात्मक है, और अंदर आ रहा है तो ऋणात्मक है। बाहर निकलने वाले मतलब निर्गत फ्लक्स को तो धनात्मक लेते हैं, और जो अंदर आ रहा है उसको ऋणात्मक लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी पृष्ठ में कुल फ्लक्स जो है वो धनात्मक आता है, इसका मतलब निर्गत फ्लक्स जा रहा है, बाहर ज्यादा जा रहा है और अंदर कम आ रहा है। और अगर किसी पृष्ठ में फ्लक्स का मान ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब अंदर ज्यादा आ रहा है और बाहर कम जा रहा है, या बाहर नहीं जा रहा है, दोनों ही चीजें हैं। अगर अंदर ज्यादा आ रहा है, या बाहर थोड़ा बहुत जा रहा है, या बाहर नहीं जा रहा है, तो केवल ऋणात्मक मान ही बचेगा कि नहीं बचेगा, तो फ्लक्स ऋणात्मक होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि फ्लक्स इनसाइड में है, धनात्मक होगा, फ्लक्स आउटसाइड में है, जो अंदर आएगा उसको निवेशी फ्लक्स कहेंगे, और जो बाहर जाएगा उसको निर्गत फ्लक्स कहा जाता है। क्लियर हो गया, प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट भी आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में एक दो चीजें और क्लियर कर रहा हूं मैं, देखो जैसे ये है अपने पास कोई विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में ये कोई पृष्ठ रखा हुआ है, ये पृष्ठ हो गया, ये विद्युत क्षेत्र है। ये पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का कोण बनाता है भाई, 60 डिग्री का। हाँ संदीप आज कर देंगे भाई, आज भेज देंगे संदीप, है ना, सेकंड चैप्टर के नोट्स जो है आज भेज दूंगा बेटा। तो कोण हो गया, मान लो कि E का मान 10 न्यूटन कूलम इनवर्स है, और ये जो पृष्ठ दे रखा है इसका क्षेत्रफल दे रखा है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 4 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। थीटा का मान कितना लेंगे, फ्लक्स का मान निकालेंगे ना अपन अभी, ई डी एस कोस थीटा। थीटा का मान कितना काम में लेंगे, मनोज, और मनोज के अलावा 0 डिग्री, अच्छा, और 0 के अलावा दिव्या, महिमा, कोण कितना काम में लेंगे महिमा, 30 डिग्री, वेरी गुड। मयंक नहीं है क्या आज, पायल 30। देखो भाई कोण जो है 30 डिग्री का काम में आएगा, इसमें 60 का काम में नहीं आएगा। सबसे पहले कारण बताता हूं, ये पृष्ठ है, सदिश क्षेत्रफल की दिशा किधर होती है, पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर। इन बच्चों ने जो आंसर दिया है ना इसी के आधार पर दिया है। ये पृष्ठ का तल हो गया, इस तल से 90 डिग्री के कोण पर ये लाइन निकाल दो, ये डीएस की दिशा हो गई। ये कोण 90 डिग्री का है, वो 60 है, तो ये कोण अपने आप ही कितने का बच जाएगा, 30 का बचेगा। हाँ, फ्लक्स पूरा निर्गत हो तो अवशेष भी 0 होगा ना। फ्लक्स पूरा निर्गत, देखो दिव्या अभी बता देता हूं निर्गत कैसे होता है।
ये रहा, ये धनावेश है। अब इसके अंदर धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सारी बाहर की ओर होगी कि नहीं होगी? सारी बाहर की ओर होगी तो विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर हो जाएगा, क्षेत्रफल भी बाहर की ओर हो जाएगा। इसमें फ्लक्स धनात्मक आएगा कि नहीं आएगा? पर फ्लक्स जीरो नहीं होगा इसमें। पूरा निर्गत का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर जो कुछ भी था वो बाहर चला गया। इसमें फ्लक्स में पानी जैसा मामला नहीं है भाई, टंकी खाली हो गई, यूं मत समझो इसको। इसमें फ्लक्स में ये मत समझो कि भाई पानी जैसा, पानी नहीं है कि टंकी पूरी की पूरी खाली हो गई अपने पास। इसमें यूं मानो कि सामने वाले दरवाजे से लाइट आ रही है, सामने वाले दरवाजे से लाइट आ रही है और इधर एक खिड़की है उसमें से लाइट जा रही है। तो कमरे के अंदर लाइट जीरो थोड़ी हो जाएगी, देख लो भले। कमरे के अंदर लाइट रहेगी कि नहीं रहेगी? भले ही वो लाइट बाहर जा रही है पर लाइट जीरो नहीं होगी। तो सेम टू सेम अपन ये कह सकते हैं कि फ्लक्स पूरा ही निर्गत हो रहा हो फिर भी अपने पास अवशेष जो रहेगा वो जीरो नहीं होगा। अवशेष जीरो तो तब होगा भाई दिव्या, जितना अंदर आएगा उतना ही बाहर जा रहा हो। मान लो कि 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम अंदर जा आ रहा हो और 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम बाहर जा रहा हो, तो फिर टोटल किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। अदरवाइज जो है अपने पास फ्लक्स किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर नहीं होगा। कैसे? ये धनावेश है तो धनावेश में फ्लक्स बाहर जा रहा है पर इसके अंदर आवेश जीरो भी नहीं हो रहा है और फ्लक्स भी जीरो नहीं हो रहा है। क्लियर है भाई दिव्या? चलो, थीटा का मान इसमें कितना कोण ले लिया अपन ने? 30 डिग्री। ठीक है, तो अब अपने पास क्या लिखोगे इसको? बोलो। फाई बराबर ई का मान 10 4 10 पे घात -4 कोस 30। कोस 30 के वैल्यू से निकाल लेना, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे भाई। अरे मयंक नहीं है क्या आज? कहाँ गायब है मयंक? बोलता नहीं है बेटा। चलो जी भाई। अब देखो, एक चीज और बता रहा हूं आपको। जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये पृष्ठ यहां पर रखा हुआ है तो ये ई का मान हो गया, ये ds का मान हो गया। ठीक है, सॉरी, इसका क्षेत्रफल जो भी दे रखा है अपने को। अब इस समय फाई, तो ई और ds के बिटवीन कोण कितना डिग्री का होगा ये बता दो भाई मेरे को। कोण कितना डिग्री का काम में आएगा? बिटवीन ई एंड ds कितने का कोण होना चाहिए? पायल 90। इस समय तुम तीनों सारे गलत हो गए। दिव्या भी गलत आंसर, पायल भी गलत आंसर, मनोज भी गलत आंसर। धीरज का आंसर सही है, 0 डिग्री होगा। कौन कितना डिग्री होगा? अंजलि, अंजलि का भी सही है। कौन कैसे 0 हुआ? आप भूल गए तुम इतनी देर में। देखो ये पृष्ठ है, क्षेत्रफल की दिशा बोलो। ये रखा हुआ है, इसके तल के लंबवत इधर हो गई कि नहीं हो गई? ये लंबवत हो गई तो पृष्ठ के तल के लंबवत ही तो लोगे। ये क्षेत्रफल की दिशा, दोनों एक ही दिशा में हो गए कि नहीं हो गए? इस समय क्या लिखोगे? ई डी एस कोस जीरो, कोस जीरो का मान अधिकतम हो जाएगा, क्या लिखोगे? ई डी एस हो जाएगा। अरे सॉरी, कोई बात नहीं दिव्या, वो तो सही है। आगे अपन चलते हैं, ये एक दूसरा केस है। अब ये पृष्ठ जो है ना, इस विद्युत क्षेत्र में यूं रखा हुआ है। इस समय फ्लक्स का मान कितना होगा ये बता दो मेरे को। देखें, ई डी एस कोस कितना कोण होगा? कितना होना चाहिए भाई कोण? अब 90 डिग्री होगा भाई। अब सबके आंसर सही हैं तुम्हारे, संदीप, महिमा, पायल, मनोज, अंजलि, सारों के सही है। धीरज, कुलदीप, ये समझ में आ गया फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। ये ds हो जाएगा, कोण 90 के बराबर हो जाएगा और cos 90 का मान किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब दो चीजें हैं। देखो, ये पृष्ठ जो है
विद्युत क्षेत्र के अंदर लंबवत रखा हुआ है, पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के अंदर लंबवत रखा हुआ है, तो कोण कितना काम में ले रहे हैं अपन 0। और ये पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है, तो कोण कितना काम में ले रहे हैं अपन 90 डिग्री। तो ये उल्टा चलता है, ध्यान दे लेना। अगर कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है, कोण कितना काम में लोगे 90, और अगर लंबवत रखा हुआ है तो कोण किसके बराबर लोगे 0 डिग्री के बराबर लिया जाएगा। हाँ भाई, इसका एक और बता देता हूं मैं। जैसे ये बेलनाकार पृष्ठ है, ठीक है, ये यूं विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ये विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, ये S1 पार्ट है वृत्ताकार भाग, ये वक्राकार भाग है S2, और ये S3 भाग है, ठीक है ना। कोण बताना है मेरे को, बाकी कुछ ही नहीं बताना है। S1 S2 और S3, थीटा का मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, और इसका मान कितना होगा। S1 के लिए कोण कितना होगा, और S2 के लिए कितना होगा, और S3 के लिए कितना होगा। कितना कितना कोण होगा भाई, कौन बताया करेंगे। S1 के लिए E और DS के बीच का कोण 0 90 0। हाँ संदीप, 3 आंसर मिलेंगे ना, 3 आंसर दो, एक मत दो। अंजलि एक एक आंसर कैसे दे रहे हो। S1 के लिए तो 0, S1 के लिए 0 पक्का। S1 के लिए 180, ये E की दिशा इधर, इसका सदिश क्षेत्रफल इधर, ये DS हो गया। तो S1 के लिए कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अंजलि का आंसर एकदम परफेक्ट है भाई, 180 90 और 0, तीनों आंसर सही है अंजलि के इसमें। हाँ S2 90, S3 0, विकास के भी सही है। तो इसमें आ गया कितना कोण आएगा 0 डिग्री, आ गया होगा समझ में। इसका क्षेत्रफल तल के लंबवत, तो कोण कितना डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, 0 क्या 180 सॉरी। और इसका क्षेत्रफल इधर होगा, अब इनके लिए कोण कितना डिग्री का हो जाएगा 0 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब तो मेरे हिसाब से कोण निकालना आ गया होगा, कैसे निकाला जाता है, कब 0 डिग्री होगा, कब 90 डिग्री होगा, कब 180 डिग्री होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम हो गया, टेस्ट है ही, तुमको बता ही दिया है। थैंक यू, आप लोगों ने सुन लिया इसलिए।